हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर्स पर। ये पूरी पार्लियामेंट की एक सीरीज चल रही है इंडियन पॉलिटी की। पार्लियामेंट में बहुत सारे टॉपिक हैं, उनको मैंने डिस्कस किया हुआ है। आज हम देखेंगे राज्यसभा की स्थिति। जो राज्यसभा की स्थिति है उसको कंपेयर करेंगे लोकसभा से, और लोकसभा और राज्यसभा की स्थिति में क्या क्या डिफरेंस है, कौन कौन से काम लोकसभा में होते हैं और कौन कौन से काम राज्यसभा में होते हैं। कई बार मेंस एग्जाम में भी ये पूछा जाता है कि राज्यसभा की और लोकसभा की तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो इन चीज़ों को समझने के लिए आपको पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी जाकर आप मेंस का एग्जाम में लिख पाएंगे इसको। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं और देखते हैं राज्यसभा की स्थिति क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। राज्यसभा की संवैधानिक स्थिति लोकसभा की तुलना में, जाहिर सी बात है जब हम किसी की स्थिति की तो बात कर रहे हैं तो किसी न किसी के परिप्रेक्ष्य में या किसी के साथ तुलना करेंगे, तभी उस बात को अच्छे से समझ पाएंगे। तो जानते हैं संसद किन किन से मिलकर बनी है, आप लोग बताएंगे। इसमें 3 फैक्टर होते हैं, कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। अब बात आती है लोकसभा और राज्यसभा में तुलनात्मक अध्ययन की। इनमें क्या क्या डिफरेंस है, कौन कौन से अधिनियम या कौन कौन से विधेयक कहाँ पर प्रस्तुत किए जाते हैं, किसके पास शक्तियाँ ज़्यादा हैं, किसके पास शक्तियाँ कम है, इनका देखते हैं तुलनात्मक अध्ययन। अब इसमें क्या है, इनको 3 कोणों से अध्ययन किया जा सकता है, मतलब 3 तरह से इनकी चीज़ें बात बताई गई है। क्या है कि जहां राज्यसभा लोकसभा के बराबर हो, जहां पर लोकसभा के बराबर नहीं हो, और जहां राज्यसभा की विशेष शक्तियां हो जिनकी हिस्सेदारी लोकसभा के साथ नहीं होती है। ये 3 फैक्टर हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में यहाँ से स्पेशली अगर आप यूपीएससी की बात करेंगे तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखते हैं लोकसभा के साथ समान स्थितियां कौन कौन सी हैं। निम्नलिखित मामलों में राज्यसभा की शक्तियां एवं स्थिति लोकसभा के समान ही होती है। देखते हैं कहां पर लोकसभा और राज्यसभा बराबर है। जैसे कि बात करी जा रही है सामान्य विधेयकों को पुनर्स्थापन और उनको पारित करना, इसमें क्या है, दोनों की शक्तियां बराबर हैं। संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर पुनः स्थापन और उनको पारित करना, इसमें भी बराबर है। देखते जाइएगा, सामान्य विधेयक की बात कर रहे हैं, संवैधानिक संशोधन विधेयक की बात कर रहे हैं, वित्तीय विधेयकों की भी बात कर रहे हैं, पुनः स्थापन जिनमें भारत की संचित निधि से व्यय शामिल होता है। इन 3 चीज़ों में क्या है, लोकसभा की स्थिति के समान ही राज्यसभा की स्थितियां हैं। और देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं महाभियोग। ये पूरा मैं इसको यहाँ पर कोई डिस्क्राइब नहीं करूँगी क्योंकि पिछले वाले वीडियोस में मैंने पूरा का पूरा बताया है राष्ट्रपति पर किस तरीके से महाभियोग लगता है, एक अलग तरीके का चैप्टर है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन किस किस तरीके से होता है, कौन कौन लोग उसमें भाग लेते हैं और कौन कौन से लोग उसके महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं, इस सारा का सारा मैंने डिटेल में बताया हुआ है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर लिंक पर देख सकते हैं, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और देखिए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और पद से हटाया जाना, इसमें भी बराबर शक्ति है। राज्यसभा उपराष्ट्रपति को अकेले ही हटाने की पहल कर सकती है, उसे राज्यसभा के विशेष बहुमत संकल्प पारित कर और लोकसभा के सामान्य बहुमत की स्वीकृति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। देखिए सारे महत्वपूर्ण फैक्ट है कि राज्यसभा के पास और लोकसभा के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। राष्ट्रपति को उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं लेखा महानियंत्रक को हटाने की भी सिफारिश कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की स्वीकृति भी अनिवार्य होती है वहां से। राष्ट्रपति द्वारा घोषित 3 प्रकार के आपातकालों की भी स्वीकृति चाहिए राज्यसभा से। प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों का चयन करना, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री दोनों सदनों में से किसी एक सदन के सदस्य होने ही चाहिए, तभी वो मंत्री पद पर रह सकते हैं। हालांकि वे उत्तरदायी किसके प्रति होते हैं, वो होते हैं लोकसभा के प्रति ही केवल उत्तरदायी होते हैं। संवैधानिक इकाइयां जैसे कि बात करें वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि की रिपोर्ट पर भी विचार विमर्श किया जाता है। उच्चतम न्यायालय एवं संघ लोक सेवा आयोग के न्याय क्षेत्र में भी विस्तार करना, ये सारी की सारी शक्तियां किसके पास है, जैसी लोकसभा के पास है वैसे ही राज्यसभा के पास है। अब देखते हैं लोकसभा के साथ असमान स्थिति कौन कौन सी है। दूसरा फैक्टर कह रहा है असमान स्थितियों में देखें, धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्थापित किया जाता है
राज्यसभा में नहीं किया जाता है। ये मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में बताया है क्या क्या डिफरेंस है और किस तरीके से कहाँ पर पुनर्स्थापित किया जाता है, कहाँ पर ये प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती है। उसे इस विधेयक को सिफारिश या बिना सिफारिश के 14 दिन के भीतर, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। आप जहाँ पर भी नोट्स बना रहे हो इस तरीके के पॉइंट ज़रूर लिख लिया करिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। धन विधेयक के बारे में आपसे ये पूछा जा सकता है कि धन विधेयक कहाँ पर प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये केवल और केवल कहाँ पर, लोकसभा में, ना कि राज्यसभा में ये नहीं किया जाता है। 14 दिन के अंदर राज्यसभा को इसको या तो संशोधित करके या संशोधित ना करके, जैसे भी करके इसे भेजना है, लोकसभा माने या ना माने, सारा का सारा डिसीजन लोकसभा का है। तो धन विधेयक को ये तो या स्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती है। इस विधेयक को सिफारिश या बिना सिफारिश के भी वो 14 दिन के भीतर उसे लोकसभा को लौटाना क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होता है। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार कर ले या अस्वीकार कर दे, ये दोनों मामलों में इस दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत इसे माना जाएगा। मतलब जो विधेयक है, इस विधेयक को लेके, धन विधेयक के लिए किसी भी तरीके की जो पावर है वो सबसे ज़्यादा लोकसभा के पास ही है। राज्यसभा के पास शक्तियाँ इसमें बहुत ही ज़्यादा सीमित है। धन विधेयक वित्त विधेयक अकेले अनुच्छेद 110 का मामला नहीं है। जो वित्त विधेयक की बात कर रही है वो अकेले अनुच्छेद 110 का मामला नहीं है। इसे सिर्फ लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, लेकिन इसे पारित करने के मामलों में दोनों की शक्तियां क्या है, समान है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय या इसका अंतिम निर्णय किसका होता है, लोकसभा के अध्यक्ष के पास इसका अंतिम निर्णय होता है। कोई भी विधेयक जो प्रस्तुत किया गया है लोकसभा में, वो धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। मैंने बताया था, जब लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होगा तो उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष नहीं होगा तो सभापति करेगा, सभापति नहीं, उपसभापति करेगा। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा, सभापति इसकी अध्यक्षता नहीं करता है। सभापति अध्यक्षता नहीं करता है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की। क्यों नहीं करता, क्योंकि ये दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता है। अब उस सदन का सदस्य नहीं होता है। अब देखते हैं आगे, देखिए, संयुक्त बैठक में लोकसभा ज़्यादा संख्या में जीतती है, और इसमें होता क्या है, सिवाय इसके कि सत्तारूढ़ पार्टी जो है, सदस्यों की संख्या दोनों सदनों में विपक्ष से कम हो। अगर विपक्ष में इससे कम संख्या होगी तो अलग बात है, अदरवाइज क्या हो गया कि लोकसभा में ज़्यादा संख्या होती है और ये इसी के जीतने की आशंका ज़्यादा होती है। राज्यसभा से बजट पर चर्चा कर सकती है, उसकी अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं करती है। मैंने इसके बारे में भी पिछले वीडियो में पूरा बताया हुआ है। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प लोकसभा द्वारा ही पारित कराया जा सकता है। किसके द्वारा, लोकसभा के द्वारा ही इसे पारित कराया जा सकता है। राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकती है। ये कौन हटा सकता है, केवल और केवल लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव पारित हो सकता है। ये प्रस्ताव राज्यसभा में पारित नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति है, लोकसभा के प्रति है, ना कि राज्यसभा के प्रति। लेकिन राज्यसभा सरकार की नीतियों एवं कार्यों पर चर्चा और आलोचना कर सकती है। देखिए, यहाँ से इस वाले पैराग्राफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिले हैं। उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे कि मंत्रिपरिषद अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को नहीं हटाया जा सकता है राज्यसभा में, जबकि लोकसभा में ऐसा किया जा सकता है। और ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि राज्यसभा के। उसके पीछे भी अगर आप जाके देखेंगे, राज्यसभा में जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो अलग तरीके से चुन के आते हैं, और लोकसभा क्या होती है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो इसलिए प्रत्यक्ष चुने हुए प्रतिनिधि जो होते हैं वही ऐसा कर सकते हैं कि मंत्रिपरिषद या सत्ता में जो सरकार है उसको गिरा सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव लाकर। बाकी और किसी के पास ये राइट नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या है, राज्यसभा की विशेष शक्तियां क्या क्या हैं। संघीय चरित्र होने के कारण राज्यसभा को 2 विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं, जो कि लोकसभा के पास नहीं है। अब देखिए, लोकसभा के पास कौन कौन सी नहीं है। यह संसद को राज्य सूची अनुच्छेद 249 में से विधि बनाने हेतु अधिकृत करती है। मतलब ये अधिकार प्रदान इसको करती है आर्टिकल
249 के तहत कि वह राज्य सूची के विषय में कोई कानून बना सकती है। यह संसद को केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु अधिकृत करती है। आर्टिकल 312, इसको पूरा हम आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे कि 312 आर्टिकल क्या है, कौन कौन सी अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन होता है। अब देखते हैं, उपरोक्त बिंदुओं का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था, राज्यसभा की स्थिति उतनी दुर्बल नहीं है जितनी कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स की ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में थी। ठीक है ना, उतनी भी दुर्बल नहीं है, लेकिन इतनी भी शक्तिशाली भी नहीं है कि जितनी अमेरिका की संवैधानिक व्यवस्था में है। तो देखिए, दोनों तरीके से इसकी तुलना करी जा रही है। जब आप आंसर लिखेंगे तो इस तरीके का काम आप जरूर लिख सकते हैं ताकि आपको नंबर यहाँ से बहुत अच्छे मिल जाएंगे। अगर तुलनात्मक अंतर पूछा जाता है तो आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर लिखनी चाहिए। और जितना भी ये मटेरियल है मैं एम लक्ष्मीकांत सर की बुक से लेती हूँ। आप अगर हमसे पीडीएफ से जुड़ना चाहते हैं तो पीके एजुकेशन कोर पर आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, वहाँ पर जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वित्तीय मामलों एवं मंत्री परिषद के मंत्रियों के ऊपर नियंत्रण के अलावा अन्य मामलों में राज्यसभा की शक्तियाँ लोकसभा के बराबर ही है। यद्यपि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां दी गई हैं, लेकिन इसकी उपयोगिता निम्नलिखित आधारों पर है। भले शक्तियां कम है, लेकिन आप देखिएगा, लोकसभा से अगर कोई काम जल्दबाजी से किया जाए या कोई विधेयक जल्दबाजी से किया जाए तो क्या होगा, दोषपूर्ण लापरवाही से और अविवेकपूर्ण विधान की समीक्षा और उस पर विचार करने के उपबंध में ये जांच के लिए तैयार रहती है। जाहिर सी बात है, कोई जब विधेयक पारित होता है, अगर लोकसभा से वो पारित हो गया किसी भी तरीके से जल्दबाजी में या कैसे, तो राज्यसभा उसको एक बार दोबारा से देखती है और वहां पर भी वो पारित होता है। उन सभी अनुभवी एवं पेशेगत लोगों को जो प्रतिनिधित्व प्रदान करती है, जो 12 लोग चुने जाते हैं, उनको चुनाव का सामना नहीं करना पड़ता। और क्या होता है, राष्ट्रपति उन ऐसे 12 लोगों को चुनाव करता, उनको मतलब उसमें राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। तो वो सदस्य अपने एरिया में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको उस चीज़ की नॉलेज बहुत ज़्यादा होगी। तो और अगर कोई विधेयक रखा गया है कि उनसे संबंधित कोई भी विधेयक होता है तो वो उसकी जांच पड़ताल अच्छे से कर सकते हैं। यह केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप के खिलाफ राज्यों के हितों की रक्षा करते हैं और संघीय संतुलन को बरकरार रखती है। राज्यसभा का मतलब क्या है, जितने भी राज्य हैं उन सभी से चुने हुए प्रतिनिधि वहां पर होते हैं, तो क्या है, संघीय संतुलन को यह क्या रखती है, ये बरकरार रखती है। तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया और मैंने आपको बताया इसमें कि लोकसभा राज्यसभा से किस तरीके से किस किस जगह पर कम है और किस किस जगह पर ये महत्वपूर्ण शक्तियाँ रखती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि अगले वीडियो में मैं मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।